हे महाराज, मैं आपको राजा नल की समस्त कहानी सुना दूंगा, लेकिन मुझे कोई बीच में टोके नहीं। सुनो। राजा नल रानी मंजा का पुत्र था। रानी मंजा को उसके पति ने बाहर जंगल में फेंकवा दिया था। हे रानी, क्या मैं राजा नल की कहानी को सही सुना रहा हूं? आप बिल्कुल सत्य कह रहे हो। राजा नल की कहानी सही है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें मेरे पिता अपने लिए लेकर जाएंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मूर्ख राजा, तुम्हें मेरा पुत्र नल छोड़ेगा नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ तो दोस्तों, आज हम आपका ध्यान फिर से नल पुराण इतिहास के माध्यम से जो कथाएं चल रही थी उसके एपिसोड पार्ट संख्या 2 से फिर से जोड़ते हैं। देखिए, भाग संख्या 2 में हमने आपको क्या बताया था कि राजा नल का विवाह दमयंती के साथ में हो गया और राजा नल को दोस्तों विवाह होने के पश्चात जब सुरंग में होके जाना पड़ा, उस समय एक बासुक महाराज की अर्थात बासुकी नाग की एक कन्या मिली थी जिसका नाम था नगमंती। और नगमंती ने यह कहा कि तुम कौन हो? वो लड़की एक पैर पर खड़ा होकर के तपस्या कर रही थी नल के लिए, लेकिन नल ने क्या कहा था कि लड़की, तेरा जो पिता है वो मेरा पगड़ी पलटा यार है, इसलिए मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उस समय उस लड़की ने तपस्या से अपने शरीर को समाप्त कर लिया और कहा था कि ऐसा है, अब कोई बात नहीं, तू विवाह नहीं करता है, लेकिन अब मैं आगे जाके दमयंती बनूंगी और तुम्हारी इस गजमोतनी को छज्जे से गिरा करके मारूंगी। ऐसा श्राप दे करके नगमंती भस्म हो जाती है। और जब नल वहां से चल देता है और विवाह करके जा रहा था, तो क्या किया? बढ़िया जो हीरा पन्ना थे उन्होंने उसको समुद्र में डाल दिया। समुद्र में से बाष्पी के पास में पहुंचा, जहां बाष्पी ने अपने पुत्र तक्षक को बुला करके राजा नल को जीवित कराया और एक अंगूठी दी, जिसको दाहिने हाथ में पहनने पर 11 वर्ष का और बाएं हाथ में पहनने पर 80 वर्ष का वृद्ध दिखाई देता था राजा नल। और अपनी मां के पास में पहुंचता है और वहां से देखिए दोस्तों, राजा प्रथम की कचहरी में उपस्थित होता है एक बूढ़ा ब्राह्मण बनके, और वहां पर यह डोरी पिटी हुई थी कि जो भी राजा नल की कथा कहेगा वही ब्राह्मण बहुत बड़ी इनाम पाएगा, और यदि नहीं सुना पाया तो वो सलाखों के पीछे जाएगा, अर्थात जेल में पड़ा रहेगा। इस तरह की वो शर्त थी। तो राजा नल उपस्थित होता है। राजा नल को देख करके जो लोग ब्राह्मणों को लाने में 10-10, 5-5 रुपए या गिन्नी अठन्नी लेते थे, उन्होंने कहा इस ब्राह्मण को भी ले चलो। किसी ने कहा नहीं नहीं, अरे ये ब्राह्मण वृद्ध है, ये तो जेल में मर जाएगा, कि मरने दो इनको ब्राह्मणों को, ये झूठ बोलते हैं, इनसे राजा नल की कथा नहीं आती। इस कारण से राजा प्रथम के दरबार में राजा नल को उपस्थित कर देते हैं लोग जो इनाम लेने वाले थे। वहां पहुंचते ही पूछा जाता है, अच्छा ब्राह्मण हो? हाँ महाराज, मैं ब्राह्मण हूं। इस तरह से नल ने जवाब दिया। तो क्या नल की कथा सुना दोगे? कि हाँ सुना तो देंगे। हमारे बूढ़े पंडित जी जो हमारे दादा थे वो नल की कथा हमसे सुनाया करते थे, इसलिए हमको ये याद है भैया। टूटे फूटे शब्दों में महाराज हम सुना देंगे, परंतु हमारी उसमें एक शर्त होगी। इस तरह के शब्दों में दोस्तों राजा नल ने कहा। महाराज बोले क्या शर्त होगी? कि हमारी एक शर्त है, हम जो भी कथा सुनाएंगे उस कथा में बीच में कोई बोलेगा नहीं, और एक सुनेगा कौन? कि इस तरह से हम एक नई रानी लाए हैं, और उसने ये शर्त लगाई है कि वो रानी भी उपस्थित रहेगी और वही तो बताएगी कि ये नल की कथा है या नहीं।
तो दोस्तों रानी गजमोतनी भी पर्दे में आके बैठ जाती है और ब्राह्मण को सिंहासन पर बिठा दिया जाता है। एक मंच पर कथा कहने के लिए संपूर्ण प्रजा इकट्ठी हो गई और दोस्तों लाखा पंडित भी वहीं था। इस प्रकार से पूरी कचहरी भरी हुई थी। क्या कहा कि ऐसा है ब्राह्मण, आप अपनी 100 रानियों को और बुलवा लो महाराज। उनको भी बुलवा लिया गया। और क्या कहा अब सुनिए कि सुनाइए कैसा है बसे धरा से अलग। क्या कहा था कि इस धरती से अलग, पृथ्वी पर अलग एक नरवरगढ़ नाम का गढ़ था और उस नरवरगढ़ पर दोस्तों वंशावली को कहते हुए लाए महाराज नल। एक प्रथम भूप अर्थात राजा प्रथम ने जन्म लिया। जब राजा प्रथम ने जन्म लिया तो क्या हुआ, राजा प्रथम राज कर रहे थे। उसके यहां पर 100 पटरानियां थीं और उनके ऊपर एक मंजा नाम की पटरानी थी। मंजा रानी बहुत ही सुंदर थी, सभी में सुगढ़ और चालाक थी, चतुर थी। परंतु क्या होता है, एक दिन राजा ने देखा कि हमारे यहां कोई बालक का जन्म नहीं हुआ है, इसलिए कैसे भी महाराज से कहने लगी कि महाराज हमारे यहां कोई बालक तो पैदा हो ही जाएगा। जब यहां तक की बात कही राजा नल ने तो आपस में महाराज और सभी मंत्रीगण कहने लगे ये कथा तो हमारी ही सुना रहा है, लेकिन कहने दो, इसने शर्त लगाई है, आगे देखते हैं क्या कहता है। तो क्या हुआ महाराज, ऐसा हुआ महारानी मंजा को लेकर के महाराज प्रथम चले जाते हैं एक साधु संत के पास में और साधु संत से बहुत विनती करने पर साधु ने क्या कहा, कैसा है महाराज ये चावल ले जाओ और इस रानी सहित आपकी सभी रानियों में ये चावल वितरण कर देना। तो देखिए अपनी गद्दी को आगे बढ़ाने के लिए महाराज मंजा के साथ में उन चावलों को ले आए, सभी को बिठा करके और सभी को चावल बांट दिए गए। अब कहा था कि मंत्र बोल के इन चावलों को मुंह में डाल लो। अब जैसे ही रानी मंजा ने वो मंत्र पढ़ा था तो अन्य रानियों के हाथ तो जमीन की तरफ उल्टे हो गए और रानी मंजा का मुंह की तरफ हो गया। तो रानी मंजा उस चावल को खा गई और उन्होंने उन चावलों को फेंक दिया। इससे हे महाराज क्या हुआ, उस राजा के यहां वो रानी मंजा गर्भवती हो गई। अब जब चावलों से गर्भवती हो गई तो जो 100 रानियां थी उनको ईर्ष्या होने लगी। उन रानियों ने क्या किया कि दोस्तों एक लाखा नाम के पंडित को बुलवाया। अब जैसे ही इस प्रकार से कहा तो लाखा सोचने लगा ये ब्राह्मण क्या कहता है, कि लाखा पंडित को बुलवाया। अब दोस्तों महाराज प्रथम कहने लगे और क्या हुआ आगे बताओ। तो कहने लगे नल, लाखा पंडित के लिए 100 रानियों ने चंदन की चौकी बिठा करके क्या कहा कि हे पंडित जी कितना भी धन ले जाओ। बहुत सारा धन दिया था सोने की थैलियों का भर भर के। और जब ये रिश्वत लाखा पंडित ने ले ली तो वो राजा के दरबार में आया और महाराज प्रथम से कहने लगा कि सुनो महाराज, हम आपके यहां आए हैं, हमारा मूड खराब है। अब सोच रहा है लाखा पंडित ये क्या कह रहा है, लेकिन कहे तो कैसे कहे। और क्या हुआ, कहने लगा तुम्हारी ये रानी बदचल ने ये बाहर से कहीं से बीज वंश चलाना चाहती है, इसलिए इस रानी को मरवा दो। राजा कच्चे कानों का था महाराज। जब यहां तक की कथा कह दी तो नल कहने लगा अपनी उस नई रानी को पूछ लो कथा सही चल रही है क्या। दोस्तों पूछा गया रानी गजमोतनी से कि क्या कथा सही चल रही है, कि अभी से तो सही चल रही है कथा।
दोस्तों, रानी गजमोतनी को जिस समय गुमासुर दानव के महल में उसके फेरे पड़ रहे थे राजा नल के साथ, तो जो कथा कहते हैं वो कथा नारद जी ने सुनाई थी कि बेटा ये कथा सुन लो, ये कथा तुम्हारे काम आएगी। तो वो पूरी कथा उस समय गजमोतनी को सुनाई गई थी, इसलिए गजमोतनी कहने लगी हाँ बिल्कुल सही कथा है। तो अब जब ऐसा कह दिया तो कहने लगा नल, फिर आगे उसने क्या कहा कि इस रानी को मरवा दो। तो राजा कच्चे कानों का था। राजा ने जल्लादों को बुला करके सोती हुई रानी को खिंचवाया और खिंचवा करके यह आदेश दिया कि जाओ जल्लादों इसको मार करके और इसके नेत्र निकाल लाओ। अब तो जल्लाद रानी को खींच करके ले गए। रानी ने खूब अनुनय विनय किया लेकिन राजा नहीं माना। अब क्या होता है, जब राजा नहीं माना तो जल्लाद ले गए और एक ही शिविरे के पास में जाकर के एक जल्लाद ने तलवार तानी तो तलवार हाथ से छूट गई और कहने लगा ये हमारी मां है, हमने इसका अन्न जल पिया खाया है, इसलिए हम इसे नहीं मार सकते। तो उस समय नरवरगढ़ की देवी ने मृग का रूप धारण किया और उसने अपना शीश कटवाया और उस मृग के नेत्र निकाल करके उन जल्लादों ने और उस रानी के कपड़ों को लेकर के उसे नग्न करके छोड़ दिया था ही शिविरे में, जहां वो बेचारी अपने धर्म को बचा के रहने लगी। और उन नेत्रों को लाके राजा को दे दिया। राजा ने उनको अपनी एड़ी तले कुचल के अपनी संतुष्टि की। और इस प्रकार से सुनते जाइए महाराज, कहने लगा प्रथम और कहते जाओ। फिर आगे ऐसे हुआ कि कुछ एक दिनों के पश्चात राजा नल ने हीस के बिरे में जन्म लिया। दोस्तों, राजा प्रथम सोचने लगा पुत्र तो तेरे पैदा हुआ है, इसका मतलब इस बामन ने मुझसे गद्दारी की है, सोच रहा था। अब क्या होता है, जब ये पैदा हो गया तो उस स्थान पर इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए नहीं था। उसी जंगल में, उसी ही शिविरे में एक शेरनी उसी समय ब्याई थी, जिससे एक शेर पैदा हुआ था। शेरनी को दया आ गई, उसने रानी मंजा और उसके पुत्र नल दोनों को दूध पिलाया। अब जब दूध पिलाया तो कुछ एक समय बीत गया, 10-5 दिन का। तो रानी से कहने लगी शेरनी कि अब तू रानी मंजा, मैं अब मेरा बच्चा बड़ा होने को है, तो तुम ऐसा करो कैसे भी अपने इस बच्चे का लालन पालन करने के लिए कहीं जाकर के रहो। उसी समय संतीपुर का लच्छी सेठ आया था और लच्छी सेठ ने आकर के देखा तो वहां पर बच्चे के रोने की आवाज देखी और बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर के कहने लगा कि तुम कौन हो। इस पर शेरनी ने समझाया मैं दिखाई दे गई तो ये परदेसी जो है ये तुझे नहीं ले जाएगा और भाग जाएगा, डर के मारे मर जाएगा, अपने गुर्दे को फाड़ के मर जाएगा, इसलिए तुम बोलो। रानी मंजा ने कहा कि तुम मुझे धर्म की बहन मानोगे। तो उसने कहा हाँ कि मैं इस तरह से आसमान से गिरी हुई और धरती की झेली हुई हूं, तो तुम मुझे अपनी बहन मान के अपने यहाँ ले चलो। तो इस प्रकार से रानी मंजा बाहर आती है, परंतु क्या कहती है कि ऐसा है ये ही शिविरा बहुत ही बड़ा है, तो सुनो मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, तो तुम पहले मुझे बहन मान रहे हो तो वस्त्र दे दो। दोस्तों, उस समय लच्छी सेठ के पास में बैलगाड़ियां थीं और बैलगाड़ियों में बैठ के लच्छी सेठ व्यापार करके आ रहा था कि उसी समय जब ये सिस्टम देखा तो उसने अपनी दुशाला को उतार लिया और दुशाला को फेंक दिया रानी मंजा के लिए। रानी मंजा ने दुशाला को पहन लिया, ओढ़ के अपने तन को ढक के बाहर निकल के आई। दोस्तों,
अन्य कपड़े और भी थे, उनको भी दे दिया। इस प्रकार से रानी कपड़ा पहन लेती है और बैलगाड़ी में अपने बच्चे अर्थात राजा नल को लेकर के बैठ जाती है। और जब अपने यहां पहुंची तो हे महाराज, वहां पहुंचने पर रानी मंजा को देख करके सेठ की जो पत्नी थी वो नाराज होती है और सेठ के लिए ईंट पत्थर उठा लेती है और कहती है आज तेरी खोपड़ी को फोड़ूंगी सेठ, तू नई स्त्री करके लाया है। लेकिन सेठ बड़ा समझदार था। सेठ ने कहा कि कुछ भी पाप मत चढ़ाओ, ये मेरे धर्म की बहन है और ये मुझे इस तरह से मिली है, इसके पास वस्त्र भी नहीं थे, मैंने मेरी दुशाला दी है और इसका ये बच्चा है, ये मेरा नमाशा है और ये मेरी पुत्री है, पुत्री। ऐसा सेठ ने कहा था, वृद्ध सेठ था। तो राजा प्रथम सुन रहे हैं इस प्रकार से। अब क्या होता है महाराज, राजा नल जब 5 बरस का हो गया तो उस समय सेठों के बच्चे तो ताखरी और बांट बनाया करते थे, लेकिन राजा नल धनुष बाण बनाया करता था और धनुष बाण से उसने जो पनहारी होती थी पानी लाने वाली, उनके मटकों को तीर से फोड़ दिया करता था। जब ये खबर उसके नाना के पास में पहुंची तो सेठ ने पीतल की जेगर दे दी और पीतल की जेगरों में भी उसने क्या किया कि वो लोहार के पास गया, ऐसा तीर बनवाया जो एक एक तमेड़ी में 2-2 छेद हो जाया करते थे। इससे परेशान हुआ तो उसने अपने नमाशे को बुला के हाथ जोड़ के कहा, पुत्र इस तरह की शरारत मत करो। तो राजा नल बंद हो गया। जब राजा नल 11 वर्ष का हो गया तो महाराज क्या हुआ, एक दिन उस लच्छी सेठ के 2 पुत्र हीरा और पन्ना जा रहे थे और हीरा पन्ना दोनों व्यापार के लिए निकले कि ऐसे समुद्र तट पर पहुंच गए जहां पर एक रानी, एक लड़की स्नान करने के लिए निकली थी और स्नान करने के लिए निकली। जब उसने वस्त्रों को उतार लिया तो जैसे ही स्नान करने लगी तो वो जहाज आता हुआ दिखाई दे गया। तो वो लड़की भागी और जल्दी में उसकी मोचरी रह गई और मोचरी रह गई तो उन दोनों सेठों ने, सेठ के लड़के जो हीरा पन्ना नाम के थे, उन्होंने उस मोचरी को उठा लिया और वो लड़की अपने महल में चली गई जिसका नाम गजमोतनी था। जब यहां तक की कथा सुनाई तो फिर पूछा राजा नल ने, पूछ लो अपनी नई बहू को, कथा सही चल रही है क्या? दोस्तों, इस बात को सुन के गजमोतनी अचंभित होती है कि ये कथा तो केवल मैं ही जानती हूं, यह राजा नल ही जानता है। इन 2 के सिवा तीसरा कोई कथा नहीं जानता, या फिर नारद जी ही जानते हैं। दोस्तों सोचने लगी, परंतु ये तो वृद्ध दिखाई देता है, मेरा पति तो 11 वर्ष का ही था, ये कैसा है? और आवाज उसकी सी ही है, ये कथा ठीक ठीक कह रहा है। तो दोस्तों राजा प्रथम पूछता है कि बताओ क्या ये कथा सही चल रही है? यहां से हमने नहीं सुनी, लेकिन हमको ये पता है कि राजा नल जो था वो कथा ठीक आ रही है हमारी समझ में, लेकिन आगे की अब तुम बताओ। गजमोतनी से राजा नल कहने लगा तो उसने सिर हिला करके कहा, हाँ कथा बिल्कुल ठीक चल रही है। तो सुनो महाराज, फिर नल कहने लगे कि आगे ऐसा हुआ, उस मोचरी को लेकर के हीरा पन्ना दोनों राजा प्रथम के दरबार में आते हैं और राजा प्रथम से कहते हैं कि हम आपसे इनाम लेने आए हैं और हम आपको एक भेंट देने आए हैं। बनियाओं को लोभ था महाराज इनाम लेने का, लेकिन बनियाओं को ये बात उल्टी पड़ गई और उल्टी पड़ने का मतलब ये हुआ कि राजा ने क्या दंड सुनाया कि या तो इसके साथ की मोचरी लेके आओ या फिर इसको पहनने वाली लेके आओ, नहीं तो उस समय तक आप जेल में रहोगे। दोस्तों दोनों सेठों को उठा करके महाराजा ने जेल में डाल दिया था।
इस बात को राजा प्रथम ने सुना तो देखने लगे कि ये क्या कह रहा है पंडित। लेकिन दोस्तों शर्त ये थी कि मुझे आप बीच में टोकोगे नहीं। अब फिर नल कहने लगा। अब क्या होता है महाराज, वही जो लड़का था मंजा रानी का जिसका नाम नल था, वो कहता है कि अपनी नानी से और अपने नाना से कि नाना आप रो क्यों रहे हो। तो नाना कहता है पुत्र क्या बताएं, तू क्या कर सकता है। तो उसने कहा बताइए नाना हुआ क्या। कि ऐसा हुआ है तुम्हारे जो मामा हैं वो जेल में बंद कर दिए हैं और किसी मोचरी के चक्कर में उनको बंद किया गया है। तो उसने कहा कि ऐसा है नाना मुझे एक घोड़ा ला करके दे दो। तो सेठ ने पैसा खर्च करके अच्छा घोड़ा मंगवा दिया राजा नल के लिए, और वो उस घोड़े पर सवार होकर के तलवार हाथ में लेके और धनुष बाण लेके उस राजा की कचहरी में उपस्थित हुआ। और राजा की कचहरी में जब उपस्थित हुआ तो राजा से कहने लगा कि ए महाराज, लड़ने भिड़ने में कोई फायदा नहीं है, आप हमारे मामाओं की जेल छोड़ दो और मैं आपकी शर्त पूरी करूंगा। इस प्रकार कह करके और राजा से 6 महीने का वायदा रख करके वो अपने मामाओं को छुड़ा ले जाता है। छुड़ाने के पश्चात मामाओं से कहता है कि मामाओं अब तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारा जहाज गया था और मैं वो मोचरी लेकर के आऊंगा। तो देखिए महाराज उस समय क्या हुआ, जब राजा नल सेठों के साथ में बैठ गया तो बैठने के पश्चात क्या होता है, उसको उसी तट पर पहुंचा दिया गया जहां वो मोचरी मिली थी। जब उस तट पर जैसे ही पहुंचा तो वहां से अपने मामाओं से कहने लगा राजा नल कि मामा 3 दिन तक आप मेरी यहां प्रतीक्षा करना और मैं वो मोचरी जरूर लेके आऊंगा या फिर उसको पहनने वाली लेके आऊंगा। क्या होता है महाराज, राजा नल आगे बढ़ता है उस जंगल में तो उसे एक वृद्ध बुढ़िया तपस्या करती हुई दिखाई दी। उस वृद्धा ने कहा कि राजा नल तेरा 3 दिन में यहाँ विवाह हो जाएगा। और जब आगे बढ़ा तो नरवरगढ़ की देवी मिली उसे, कहने लगी पुत्र मैं तुम्हारी कुल देवी हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगी, तुम्हारा विवाह होने वाला है। इस प्रकार की बात को सुन के राजा नल प्रसन्न होता है और जहां जाता है वहां एक घूमासुर नाम के दानव का किला बना हुआ था। उसमें एक पटिया ऐसे सेट थी जैसे दीवार की तरह ही फिट थी। उस पटिया को देवी माँ ने अपने लांगुर को भेज के हटवा दिया और उसमें एक काल चक्र घूम रहा था। उस काल चक्र को राजा नल ने दुपट्टे को कमर में बांध करके दौड़ करके एक साथ में नटों की तरह से कला खेलते हुए पार कर लिया। अंदर गया तो उसमें रानी गजमोतनी मिली। गजमोतनी से बातचीत की, बातचीत करने पर उसे विवाह के लिए राजी किया और घुमासुर दानव का अंत किया। अंत करने के पश्चात राजा नल ने एक घोड़ा भी प्राप्त किया था जिसका नाम वीरवरन था और एक 7 धार की तलवार खंजर प्राप्त की। इस प्रकार से वहां से 7 मणियों की माला को भी लिया और उसने उस स्थान पर वासुकी नाग से मित्रता की। परंतु क्या होता है महाराज, यहां से आगे की कथा मैं आपको और भी बताने जा रहा हूं। जब रानी गजमोतनी को लेकर के राजा नल वहां से चलता है, फेरा डलने के पश्चात तो ऐसा हुआ लड़का 3 दिनों का जागा हुआ था और इसी तरह से जो रानी गजमोतनी थी वो भी 3 दिनों की जगी हुई थी, सो नहीं पाई थी क्योंकि उसका प्रीतम जो आया था। इस कारण से रानी को तो नींद आ गई, लेकिन बनियाओं ने अपहर किया। बनिया के पास जब पहुंचा, बनियाओं के पास में, तो बनियाओं ने पूछा क्या हुआ पुत्र, कि मैं पहनने वाली भी ले आया और मोचरी भी ले आया और मेरा विवाह करके लाया हूं और ये उसी की लड़की है, उस दैत्य को मैंने मार दिया।
तो बनियाओं ने अपडर किया और अपडर करके बनियाओं ने क्या किया कि उस राजा नल के साथ में विश्वासघात किया, उसे समुद्र में ढकेल दिया। ऐसा कहकर के महाराज नल चुप हो जाते हैं। अब तो दोस्तों सन्नाटा छा गया राजा प्रथम की कचहरी में। 5 मिनट तक कोई नहीं बोला तो रानी गजमोतनी कहने लगी, आगे की कथा कहो। तो दोस्तों राजा नल कहने लगे, अब मैं इससे आगे की कथा नहीं जानता हूं। आगे की कथा हमें बताई नहीं थी हमारे दादा ने, इसलिए मैं आगे की कथा नहीं जानता। गजमोतनी समझ गई कि इसने अपना वेश बदल रखा है और यही राजा नल है। दोस्तों क्या होता है, रानी गजमोतनी खड़ी होकर के आती है और कहती है, तुम ही राजा नल हो और सच सच बताओ ये कौन सा वेश बना रखा है। रोने लगती है और कहती है, तुम राजा नल हो और मैं तो गजमोतनी हूं। दोस्तों इस बात को सुनकर के महाराज प्रथम कहने लगे, ये वृद्ध आदमी है लेकिन तुम कह रही हो ये राजा नल है, तो सच सच बताओ ब्राह्मण देव तुम राजा नल हो। दोस्तों ज्यादा अनुनय विनय करने पर, रानी के रोने पर महाराज नल ने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से उतार करके दाहिने हाथ में उस अंगूठी को पहन लिया। और जब उस अंगूठी को दाहिने हाथ में पहना तो राजा नल 11 वर्ष के हो गए। देख करके गजमोतनी लिपट जाती है और कहती है, तुमने वेश बदल रखा है, तुम फिर यहां कैसे आए। दोस्तों इस बात को सुनकर के राजा प्रथम कहता है, मैं बड़ा पापी हूं, ये तो हमारे लड़के की बहू है, राजा नल हमारा ही पुत्र है। अब कहने लगा, कैसा है, 100 रानियों को बुलवा लिया जाए और लाखा पंडित तेरी तो आज खैर नहीं है, बड़ी झूठ बोली है तूने। दोस्तों इस प्रकार से 100 रानियों को बुलवा लिया गया और लाखा पंडित को भी बुलवा लिया गया और कहा, तुम्हारी मां कहां पर है, कि मां सेठों के यहां रह रही है। दोस्तों महाराज प्रथम ने क्या किया कि दही मंगवा लिया कि इनको मैडे पर गड़वाऊंगा पंडित सहित और इनका खात्मा कराऊंगा, इनको समाप्त कराऊंगा। लेकिन क्या होता है, कहने लगे नल, कैसा है पिताश्री, आप इनमें से अब आप किसी को भी दंडित ना करें। इन्होंने जो किया वो अच्छा किया, अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर आप ऐसा कैसे करते, मेरा विवाह कैसे होता और फिर ये इतनी कथा कैसे बढ़ती। इस प्रकार से अपने पिता को महाराज नल ने समझा करके दंड देने से रोका। और क्या करते हैं, तो महाराज कहने लगे, फिर मैं मंजा को लेके आऊंगा कि हाँ मंजा को अब तुम लेने जाओ। दोस्तों महाराज प्रथम ने आज बग्गी और डोली सजवा ली है, बैठ जाते हैं रथ में महाराज प्रथम और रानी मंजा को लेने के लिए बनियाओं के पास में जाते हैं। लेकिन साथ में ये भी कह दिया था राजा नल ने कि आप उन सेठों को दंडित मत करना, क्योंकि उन्होंने राजा नल और उसकी मां अर्थात हमारी मां और मेरा दोनों का लालन पालन किया है, और जिस वृक्ष की छाया में बैठते हैं उसकी पत्ती भी आदरणीय होती है। तो ऐसा निवेदन करके महाराज प्रथम को महाराज नल ने भेजा और जा रहे हैं, पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के छीने लगे। तो क्या कह रही है रानी मंजा, ए महाराज प्रथम आप मुझे छुओ मत। ले तो आए बिठा करके, छूने लगे तो कहने लगी कि आप मुझे छू नहीं सकते। कि क्यों, कि आपने मुझे भंगियों के हाथ में दिया था और मैं उस समय से अपवित्र हूं, इसलिए मैं अब छूने योग्य नहीं रही। इस पर महाराज प्रथम कहने लगे, तो कैसे छुओगी, छुई जाएगी तू। वो कहने लगी,
गंगा स्नान आप मुझे करवा दोगे तो आप मुझे छू सकते हो, नहीं तो आपका कोई अधिकार नहीं मुझे छूने का। दोस्तों, महाराज प्रथम ने अपने पुत्र नल को गद्दी पर बिठा दिया है और उनका राज तिलक कर दिया और कहने लगे कि हम तो अब वृद्ध हो गए, लेकिन ऐसा है अभी ये कनागति, ये जो अमावस्या पर रही है सोमवती, हम इसी पर पर्व लेने जाएंगे। दोस्तों, जेठ मास का समय था कि हम स्नान करके और तभी वापस आएंगे, तब तक तुम राज करो। इस प्रकार अपने पुत्र को, दोस्तों, राजा नल को गद्दी पर बिठा दिया, राज दे दिया और रानी गजमोतनी महलों की पटरानी बन गई। और महाराज प्रथम ने क्या किया कि 400 जवानों की फौज सजवाई और फौज सजवा करके रानी मंजा को पवित्र करने के लिए गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। अब जब गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो लाखा दादा को भी साथ में ले लिया कि चलो, तुमने जो किया वो अच्छा किया, लेकिन हमारे साथ में गंगा स्नान के लिए तो चलो। तो उस ब्राह्मण को भी साथ में ले गए। बैठे हुए जा रहे हैं और दोस्तों पहुंचते हैं गंगा जी पर। अब गंगा जी पर उस समय दोस्तों राज किया करता था उस क्षेत्र पर फूल सिंह पंजाबी। देखिए दोस्तों, ये कंपिलगढ़ की लड़ाई यहां से शुरू हो जाती है। उस समय गंगा के क्षेत्र को कंपिलगढ़ कहते थे और उस कंपिलगढ़ में अब क्या होगा ये भी हम आपको इसी भाग में सुना देंगे, क्योंकि रानी मंजा को शुद्ध जो करना है। तो पहुंचते हैं, फौज चली जा रही है और धीरे धीरे जब वहां पहुंच गए तो प्रातः काल स्नान करने का था, लेकिन वहां शर्त ये थी कि सबसे पहले उस फूल सिंह पंजाबी की एक लड़की थी, वो स्नान करती थी, उसके पश्चात अन्य कोई करता था। और क्या होता है, इधर महाराज प्रथम के तंबू गड़े हुए थे। रानी मंजा कहने लगी हम भी सबसे पहले स्नान करेंगे, क्योंकि शाही स्नान होता था। अब तो दोस्तों रानी मंजा भी स्नान के लिए निकल पड़ी और फूल सिंह पंजाबी की लड़की भी स्नान के लिए निकल पड़ी। स्नान कर लिया और दोनों क्या कहने लगे कि स्नान कर लिया, राजा ने भी स्नान कर लिया, पवित्र हो गए। लेकिन रानी मंजा कहने लगी महाराज हम कब कब गंगा स्नान करने आएंगे, कम से कम इस नाव में बैठने दो, सैर सपाटे करने दो। ऐसा है हम इस नाव में बैठ करके घूम लेते हैं। दोस्तों रानी मंजा अलग नाव में सवार थी और महाराज प्रथम अलग नाव में सवार थे कि उसी समय सरवत जो थी, फूल सिंह पंजाबी की लड़की जिसका नाम था सरवत भी अपनी नाव में सैर सपाटे करने लगी। और ऐसा हुआ मल्ला चला रहे थे, पानी का तेज बहाव था और पानी के तेज बहाव को देख करके क्या होता है, दोनों नाव आपस में टकरा जाती हैं। जब नावें टकरा गईं तो देख करके रानी मंजा के चेहरे को लड़की क्या कहती है, तुम कौन हो? अरे देखने में तो बड़ी सुंदर हो तुम परदेसिन, लेकिन एक बात कहूं कि कहो कि तुम मेरे पिता के लायक सुंदर दिखाई देती हो। इस बात को उस लड़की ने कह डाला। दोस्तों रानी मंजा से झिली नहीं, रानी मंजा को ये बात अखर गई और कहने लगी ओहो लड़की तूने गजब कर दिया। लेकिन मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ कि कहो परदेसिन क्या कहना चाहती हो, कि मैं तुम्हारे पिता लायक तुमको दिखाई दे रही हूं, लेकिन लड़की तू भी बहुत सुंदर है। और यदि आज मेरा बेटा नल होता तो सुन लड़की, ऐसा है यहां डट डट करके तलवार बजाता और तेरी भंवरिया पार करके
और तेरे पिता को बांध करके तुझे भंवर पार के अपनी रानी बना करके अपने घर ले जाता, अर्थात मेरे यहाँ ले जाता, और मैं तेरी सासू माँ होती और तू मेरी बहू रानी होती। जब इस बात को कह दिया रानी मंजा ने तो बादर फट गए। लड़की क्रोधित होने लगी और कहने लगी, ए परदेसी, तेरी यह हिम्मत कि तू इस तरह से हमसे कहे? तुझे पता नहीं मेरे पिता महाराज हैं, उनका नाम फूल सिंह पंजाबी है। तो रानी मंजा भी कहने लगी, कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो राजा ही हैं, जा कह दे तेरे बाप से, क्या कर लेगा। दोस्तों, लड़की रोती हुई फूल सिंह पंजाबी के पास में जाती है और तब तक रानी मंजा भी सैर सपाटे करके अपने तंबुओं में आ जाती है। चलने की तैयारी करने लगे थे कि उससे पहले ही लड़की जा रोती है और रो करके कहती है कि ओरे दादा तू मर जाइयो, तेरा कुटुंब नाश है जाए। ऐसो दादा तू मर जाइयो, तेरा कुटुंब नाश है जानो चाहिए। कहने लगा फूल सिंह पंजाबी, क्या हुआ पुत्री? कहे कि परदेसिन, मुझसे पहले स्नान कर लिया उसने, और स्नान करके उसने मुझसे भली बुरी कहा है, और उसके साथ में फौज है और कोई रानी है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सुंदर है और वैसे तुम्हारी रानी बनाने लायक है। इस बात को सुना फूल सिंह पंजाबी ने, तो फूल सिंह पंजाबी कहने लगा, ऐसी बात है बेटा कि हाँ, तो बता मुझे क्या करना है कि उसको कैसे भी अपनी रानी बना के लाओ, तब जाके मेरी बात रहेगी। इस बात को सुन के फूल सिंह पंजाबी ने अपनी फौज को सजवाया और बिगुल बजा दिया और एक सिपाही भेज दिया कि परदेसी, तुम्हारी रानी और तुमने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए या तो युद्ध को तैयार हो जाओ, नहीं अपनी जो पत्नी है उसे यहाँ छोड़ जाओ और उसके पति अब महाराज फूल सिंह बनेंगे। इस पत्र को पढ़ा तो राजा प्रथम को क्रोध आने लगा। राजा प्रथम ने अपनी फौजों को आदेश दिया। दोस्तों, 400 आदमी की ही तो फौज थी, और कि कोई बात नहीं, हम युद्ध जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, उस गंगा घाट पर फूल सिंह पंजाबी और महाराज प्रथम की फौजों में लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों, वह दिन भर खाड़ा बाजा अर्थात तलवारें चलती रही, तीर चलते रहे, तोप चलती रही, भाला चलता रहा। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जीत तो राजा प्रथम की हो गई, और जीत हो गई तो फौजें भागने लगी फूल सिंह पंजाबी की। परंतु कहते हैं कि जीत बनी राजा प्रथम की, पंजाबी नहीं माना। पंजाबी माना नहीं। पंजाबी दोस्तों जाता है और क्या करता है, अपने जादू के डिब्बा को निकालता है, और जादू के डिब्बे को निकलवा करके क्या कहता है, उस जादू के डिब्बे को भी उसकी लड़की ही जानती थी। कैसा है, जीत नहीं हो सकती, ये तो कोई राजा बड़ा बलवान है। तो जादू के डिब्बे को निकाल करके और जादू करता है किले पर चढ़ करके, तो संपूर्ण फौज को पत्थर की बना देता है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, राजा प्रथम को भी पत्थर का बना दिया गया, और दादा लाखा जो था वो पत्थर बनते देख के उनके नीचे घुस गया, और महाराज प्रथम और मंजा दोनों को बंदी बना लेता है। बंदी बना करके कैद खाने में डाल देता है। अब देख रहा है फूल सिंह पंजाबी, कोई शेष तो नहीं रह गया, लेकिन वहां कोई शेष दिखाई नहीं दिया, कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। तो दोस्तों, जब शांति सी आ गई तो थोड़े समय बाद लाखा दादा उन पत्थरों में से, उन शिलाओं के नीचे से निकल के भागने लगा, और भाग करके नरवरगढ़ को आता है, और नरवरगढ़ में आकर के महाराज नल से क्या कहता है। इधर दोस्तों, रानी गजमोतनी और नल को अपशकुन होने लगे।
लेकिन कह रहे थे कि कोई बात नहीं, पिताजी हमारे स्नान करने के लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही लाखा दादा को अकेला आते हुए देखा, उपस्थित हुआ जैसे ही लाखा दादा, तो धरती फटने लगी, आसमान खिसकने लगा। कहने लगा, नल, अरे ये बता लाखा दादा, क्या हमारे माँ बाप नहीं आ रहे गंगा स्नान करके? कि पुत्र नल, तुम कुछ भी मत पूछो, बहुत बुरा हुआ। कि क्या बुरा हुआ वो सुनाइए तो सही। कैसा है, आपके माँ बाप को तो कैद करके कंपिलगढ़ का फूल सिंह पंजाबी ले गया, उसकी बहुत बड़ी फौज है और उसके पास में जादू भी है। मैं जैसे तैसे बच के भाग करके निकल के आया हूं तुम्हें सूचना देने। दोस्तों, कहने लगा नल, खैर कोई बात नहीं, बामन इसी लायक होते हैं, बामन किसी काम के नहीं होते, पर सूचना तो दे ही दी है। पहले भी आपने अपराध किया, लेकिन यहां क्षमा किया जाता है। ठीक है, मैं कैद छुड़ा के लाऊंगा मेरे माँ बाप की। तो दोस्तों, आज सोच रहा है राजा नल कि मेरी फौज कितनी है। दोस्तों, गिना कि मेरी 3 लाख की फौज है। अब दोस्तों सोचने लगा, पंजाबी की 5 लाख की फौज है, तो 2 लाख फौज और कहां से लाऊं? तो 2 लाख की फौज के लिए आज अपने मित्र को याद कर रहा है। मित्र कौन सा था? जिसे दोस्तों मनसुख गुजर कहते हैं। मनसुख गुजर को याद किया है। तो मनसुख गुजर के लिए पत्र लिख दिया है महाराजा नल ने। और क्या लिखा है? कैसा है मित्र, कैसे भी तू अपनी फौजों को लेकर के और नरवरगढ़ को आजा, बहुत बड़ी विपदा पड़ गई है। दोस्तों, एक ऐसे सवार को भेज दिया जो कानी ऊंटनी पर चलता था, और कानी ऊंटनी और काना ही वो सूचना दाता था। उसी साइड की आंख तो ऊंटनी की कानी थी और उसी साइड की आंख उस सूचना दाता की थी। जा रहे थे सूचना देने। तो दोस्तों, चलते जा रहे थे कि बगल में उस समय मैदानी कुएं हुआ करते थे। तो उस कुएं का ज्यादा बड़ा ऐसा नहीं था, जिसे कुइया कहते हैं। उसी स्थान पर वो जेरा टाइप कुइया आ गई। ऊंटनी को दिखा नहीं, पत्र सहित वो सवार और ऊंटनी दोनों उसमें गिर पड़े। इधर राजा नल प्रतीक्षा कर रहा कि कब मेरा मित्र मनसुख गुजर आए और मैं कंपिलगढ़ से मेरे माँ बाप की जेल को छुड़ाऊं। दोस्तों, होता क्या है, जब समय बीत गया 1 सप्ताह का, तो राजा नल कहने लगा कि हमारा सूचनादाता मारा गया। तो राजा नल स्वयं घोड़े पर सवार होते हैं और वीरवरण घोड़े को लेके पहुंच जाते हैं। इधर रानी कश्मीरा और मनसुख गुजर अपने महलों में मजे उड़ा रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा नल पहुंचा, तो राजा नल को देख करके ठन रह गए, कहने लगे, दंग रह गए कि ऐसी क्या विपदा आ गई। और पूछने लगी गुजरी के माँ बाप और महारानी गजमोतनी सभी ठीक तो हैं? दोस्तों, इस बात को सुन के राजा नल रोने लगता है। कहता है, क्या हुआ मित्र? करे, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ में, हमारे माँ बाप को कैद कर लिया गया है। मैंने पत्र भेजा था आपके पास में, लेकिन संदेश वाहक जाने कहां गया। दोस्तों, संदेश वाहक बेचारा ऊंटनी के साथ में उस कुइये में पड़ा हुआ है। तो उसी समय रानी कश्मीरा कहने लगी, संपूर्ण फौज को सजवाओ महाराज, और अपने मित्र नल का साथ दो। दोस्तों, संपूर्ण फौज को सजा लिया है और फौजों को लेकर के नरवरगढ़ के मेड़े पर पहुंच गए। अब इधर से राजा नल की फौज और इधर से मनसुख गुजर की फौज
जब रास्ते में मनसुख गुर्जर की फौज जा रही थी तो कुएं में पड़े उस सवार को देखा, उसे निकाला कि संदेश वाहक तो कुएं में पड़ा है, उसको निकाला, ऊंटनी को निकाला। और अब दोस्तों फौजें सज गई हैं, धौंसा को बजवा दिया गया है कि जेल छुड़ा करके हम लाएंगे। उधर क्या होता है कि रानी मंजा और महाराज प्रथम को फूल सिंह पंजाबी ने कैद कर रखा है और चाकी पीसने के लिए प्रत्येक दिन 10-10 किलो गेहूं दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या था, जैसे ही हथेला छूटता था तो जेल में दंड ये था कि बांस पर पीठ पर एक बांस टूटता था, बांस पड़ते थे। दोस्तों राजा प्रथम चाकी पीस पीस करके बेचारे परेशान थे और रानी मंजा भी परेशान थी। लेकिन समस्त कैदियों से महाराज प्रथम एक बात कहते थे और रानी मंजा भी कि जिस दिन मेरा पुत्र नल आएगा उस दिन तुम सभी कैदियों को छुड़ा दिया जाएगा और इस पंजाबी की लड़की और इसकी तो खैर ही नहीं है। इस प्रकार से महाराज प्रथम और रानी मंजा कहते थे। दोस्तों महाराज नल और मनसुख दोनों मित्रों की फौज मैड़े पर खड़ी हुई है और रानी गजमोतनी कह रही है कि पूछ तो लूं। तो महाराज नल से कह रही है कि ऐसा है, अगर आप एक बात का बुरा ना माने तो मैं पूछ लूं। महाराज नल कहने लगे बताओ कि ऐसा है, इस युद्ध में क्या मैं आपके साथ चल सकती हूं? तो नल कहने लगा मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किसी ने पहचान लिया तो? कि पहचान लिया तो क्या हो जाएगा कि गड़बड़ हो जाएगी। हम अपने प्राणों की रक्षा करेंगे या तेरे प्राणों की, कि वो मैं देख लूंगी। दोस्तों राजा नल से बात हो जाती है और अब तो महल में जाती है और दासी से कहती है कि दासी मुझे पुरुषों का सा वेश बना दो और मुझे भी एक जवान बना दो। दोस्तों उस समय राजा नल की 18 वर्ष वाली एक वर्दी धरी हुई थी। उस वर्दी को आज रानी गजमोतनी ने पहन लिया है। अब पहन तो लिया, लेकिन देखिए दोस्तों स्त्रियों के जो स्तन होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसलिए दासी से कहने लगी कि ऐसे पटा बांध दो जो ये स्तन दिखाई नहीं दे मेरे इस हिस्से पर। तो पटेओं से दोस्तों उस हिस्से को बांध देती है दासी और चौड़ी छाती लगने लगी रानी गजमोतनी की। जब रानी गजमोतनी की चौड़ी छाती हो गई तो फिर उसने वर्दी को पहना तो बड़ी बढ़िया टाइट वर्दी आई। अब तो दोस्तों घोड़े पर सवार होकर के रानी गजमोतनी भी अपने दल में जाके मिल जाती है। उसी समय मनसुख गुर्जर कहने लगा मित्र हम चल तो रहे हैं, हमें यदि पहचान नहीं रही कि ये किसका सिपाही है तो? ऐसा है भैया वो गंगा घाट है और फूल सिंह पंजाबी कम नहीं है, पहले मुझे फौजों का निरीक्षण करने दो। दोस्तों राजा नल कहने लगा कर लो, लेकिन सोचने लगा कि यदि इसको रानी गजमोतनी पहचान पर गई तो क्या होगा। दोस्तों रानी गजमोतनी पहले राजा नल के पास में गई थी तो राजा नल भी देख करके चौंक गए थे कि तू जवान हमारे यहाँ कब भर्ती हुआ। जब पहचान नहीं पड़ी तो रानी गजमोतनी कहने लगी बस पहचान लिया आपने? तो राजा नल कहने लगा कि नहीं पहचानी, कि मैं मोतनी हूं। दोस्तों इस बात को सुन के राजा नल ने उसे आदेश दे दिया था कि चलो तुम भी युद्ध के लिए। तो राजा नल सोचने लगा कोई बात नहीं, ये पहचान तो सकता ही नहीं है, इसको निरीक्षण करने दिया जाए। तो दोस्तों राजा नल और मनसुख गुर्जर दोनों फौजों का निरीक्षण कर रहे हैं, प्रत्येक जवान की शक्ल को देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। लाइन में खड़ी हुई थी दोस्तों तीसरी चौथी लाइन में रानी गजमोतनी। अब रानी संपूर्ण फौज को देखते देखते आ गए। जब रानी के पास में पहुंचे तो अलग ही जवान दिख रहा था दोस्तों, क्योंकि रानी के दाढ़ी मूछ तो थी ही नहीं। तो ऐसा लग रहा था ये जवान कितना बढ़ेगा
और इतना तो बढ़ गया, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा था। देख करके कहने लगा मनसुख गुजर, ए भैया नल, कि हाँ, अरे तू तो कह रहा था कि मेरे यहाँ कोई भर्ती नहीं हो रही है, और ये जबान कहाँ का है? इस जबान के बारे में बता, ये कहाँ का है? ये बड़ा सुंदर जबान है। राजा नल कहने लगा, ये नया भर्ती हुआ है। कि तू तो कह रहा था कि मेरे यहाँ भर्ती बंद है। कि नहीं भाई, मेरे यहाँ भर्ती चल रही थी, अभी 5-7 दिन पहले भर्ती हुआ है, इसलिए मैं इससे ज्यादा परिचित नहीं हूं। तो मनसुख गुजर कहने लगा, ऐसा है नल, धोखेबाज, तू तो कह रहा था भर्ती नहीं कर रहा हूं मैं, और भर्ती कर ली है। मुझे तू मेरी 2 लाख की फौज ले, लेकिन मुझे इस एक जवान को दे दे। दोस्तों, राजा नल कहने लगा, पल्ले पड़ गई। कहने लगा, भाई ऐसा है, ये जवान मेरा नया है और अभी भर्ती हुआ है, मैं इस जवान को मनसुख तेरे लिए नहीं दे सकता, इस सैनिक को मैं तेरे लिए नहीं दे सकता। मनसुख कहने लगा, मैंने 2 लाख की फौज तेरे लिए देने को तैयार हूं, तू एक जवान के लिए नाट गया है, मैं तेरे साथ युद्ध में नहीं जाऊंगा। अपनी फौज को आदेश दे दिया है क्रोधित होकर के मनसुख गुजर ने, कि चलो वापस, हम राजा नल के साथ में युद्ध करने नहीं जाएंगे। दोस्तों, अपनी फौज को आदेश दे के जाने लगा है, तो नल कहने लगा, मैं कह रहा था ना गजमूतनी, कि देख ले, कुछ ना कुछ घटित हो जाएगा। अब तुमने ये बीज बो दिया, अब समझा लो तुम्हारे इस देवर को। दोस्तों, और इसको ये पता चला कि तू रानी गजमोतनी है, तो भी ये युद्ध में नहीं जाएगा। बता अब क्या करूं? रानी गजमोतनी कहने लगी, आप ठहरो तो सही, अरे मैं इनको लेके आती हूं। दोस्तों, क्रोधित होकर के घोड़े पर सवार हो जाता है और चलने लगता है। इधर रानी घोड़े पर सवार होती है और मनसुख के पीछे चल देती है। कहने लगी कि देवर रुक जा, देवर रुक जा। दोस्तों, इस तरह के शब्दों को सुना तो मनसुख कहने लगा, भाभी हट जा, कि देवर रुक जा, भाभी हट जा, देवर रुक जा, भाभी हट जा। इस तरह से होने लगी उस जगह पर। और क्या किया, गुजर मिंतुर यार पकड़ लियो अधपर में। दोस्तों, देवर रुक जा, भाभी हट जा, देवर रुक जा, भाभी हट जा कह करके गजमोतनी ने हाथ को पकड़ लिया है आज मनसुख गुजर के को, और कहने लगी, देवर इस तरह से रूठ के कहां जा रहे हो? तो स्त्री की आवाज को पहचान करके उसके चेहरे की तरफ देखा कि ये तो वही जवान है, लेकिन ये तो मुझसे देवर कह रही है। कहने लगा मनसुख गुजर, अरे दूर हट जवान, तेरे मालिक ने मना कर दिया। कि मालिक कौन होता है? आप मुझे नहीं पहचान पाए मैं कौन हूं? कि मैं नहीं पहचान पाया। कि देवर जी रुक जाओ, मैं तुम्हारी भाभी हूं गजमोतनी। दोस्तों, इस बात को जैसे ही कहा है तो रुक जाता है गुजर और कहने लगा, आप मुझे मांग रहे थे महाराज नल से, इसलिए उन्होंने मना किया। अरे के भाभी मैं तेरा क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब नल भैया नाराज होगा? कि नहीं 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 होगा। दोस्तों, फौजों को वापस लेकर के आता है गुजर का मनसुख, और आकर के मिल जाते हैं और कहने लगे, नल यार हमसे गलती हुई, हमने तो भाभी को मांग लिया आपसे, चलो अब हम जेल छुड़ाने चलेंगे कंपिलगढ़ के लिए। दोस्तों, अब कंपिलगढ़ की तरफ फौजें रवाना हो रही हैं। फौज चली जा रही है और कंपिलगढ़ को पहुंच जाती है। अब देखिए, कंपिलगढ़ जो कि एक जादू का गढ़ था, उस गढ़ का पता चले तो कैसे चले? तो मनसुख और नल और मोतनी तीनों मिलकर के कहते हैं कि ऐसा है, हमें पहले यहाँ का रीति रिवाज देखना चाहिए, यहाँ के किले को देखना चाहिए कि किस प्रकार से हम जेल छुड़ा सकते हैं। दोस्तों, रानी गजमोतनी से पूछने लगे, अब बता क्या करें, तू ही बता। कि मैं क्या बताऊं, तुम देख लो दोनों भाई भाई। दोस्तों, किले के पास पहुंच जाते हैं और किले के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसमें क्या लिख रहा था? एक मंत्र लिख रहा था
कि जो भी बाहर का विदेशी इसमें पहली बार घुसेगा वो अंधा हो जाएगा। दोस्तों दोनों उस दरवाजे में अंदर चले जाते हैं। रानी गजमोतनी तो दोस्तों जादू में पारंगत थी, और क्या होता है, जादू में पारंगत थी रानी गजमोतनी बाहर खड़ी रह जाती है। जैसे ही दोनों बाहर अंदर गए गेट के अंदर, दोनों अंधे हो जाते हैं। तो कहने लगा भैया नल, कि हाँ भैया मनसुख, अरे तू कहाँ है? दूसरा कहने लगा तू कहाँ है? दोनों की टांटें दीवारों में लगने लगी, और रानी गजमोतनी हंस रही है आराम से कि भाभी तू कहाँ है? अब वो हंस रही है। कहने लगा नल, मानती नहीं है, देख ले बदकार, हमको देख के हंस रही है, हम अंधे हो गए। अरे कि तुम अंधे कैसे हो गए? कि हम अंधे हो गए, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दोस्तों वहां नाटक खड़ा होता है। इस प्रकार के नाटक से फिर रानी पर क्रोधित होता है। राजा नल तलवार को लेके पड़ता है, तो रानी कहती है काट ले, किसको काटेगा, मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। अब तो दोस्तों फिर शांत करता है। मनसुख कहता है भाभी यदि तुम हमने सही कर सको तो कर दो, मैंने सुना है कि तुम जादू में पारंगत हो। कि हाँ। नल कहने लगा उस दिन तूने मुझे धोखाया था ना बहनी में, अरे तेरे पास में जादू है, तू हमको सही कर। दोस्तों इस बात को नल ने कहा तो रानी ने क्या किया कि पता चले किसी अन्य को, जादू का मंत्र मारा और उस मंत्र को काट दिया, और दोनों को दिखाई देने लगता है। बाहर आ जाते हैं। कहने लगे ये तो गजमोतनी नहीं होती। नल कहने लगा तो यार मित्र, हम तो दोनों अंधे ही खड़े रहते यहाँ पर, हम कैसे इसमें प्रवेश करते और कैसे होता सही ठीक होते। इस बात को सुन के मनसुख कहने लगा मित्र यार ठीक कह रहा है, अगर भाभी नहीं होती तो हम ठीक कैसे होते, हम तो अंधे ही बने रहते। इसका मतलब भाभी तो बड़े काम की चीज है। दोस्तों इस बात को सुन के आगे क्या होता है, रानी गजमोतनी कहने लगी कि ऐसा है, अब मैं बताऊं उस तरह से जाओ। कि बताओ कैसे जाऊं? कि दोनों नट बन जाओ और मैं नटनी बन जाती हूं। कि चलेंगे कैसे, फिर अंधे हो जाएंगे। कि अब अंधे नहीं हो सकते, मैंने उस जादू को काट दिया है। दोस्तों इस बात को सुन के हिम्मत आ जाती है नल और मनसुख में, और कहने लगी कि इस पूरे किले में नट का खेल करते हुए पहुंचेंगे हम, और राजा के पास में पहुंचेंगे, और तब जाकर के हमको यहाँ के बारे में पता चलेगा। दोस्तों आज नट बन जाते हैं दोनों कला खेलने वाले मनसुख और नल, और प्रवेश कर जाते हैं किले में। पहुंचते हैं किले को देखते देखते फूल सिंह पंजाबी के दरबार में, और फूल सिंह पंजाबी के दरबार में पहुंचने पर कहने लगे अरे महाराज हम नट हैं नट, और हम आपसे इनाम लेने आए हैं, और हम तो बखान करें बरदावली। तो ऐसा है महाराज, हम खेल दिखाएंगे, खेल के लिए हम तुमसे कहने आए हैं। महाराज कहने लगे कहाँ के नट हो? कि हम बहुत दूर के नट हैं महाराज, और खेल दिखाते हैं, बड़ा अच्छा, आप हमारा खेल देखो। कि अच्छा, कि हाँ, कि ठीक है भाई नटो, हमारे दरबार में खेल किया जाए। तो दोस्तों कहने लगे कब? कि कल प्रातः काल। दोस्तों उस समय दो तीनों और वही ठहर जाते हैं। कहने लगी मोतनी इसको शक हो गया, और तुम्हारी शकल को देख के इसको शक हो रहा है। और फूल सिंह पंजाबी भी सोच रहा था कि ये इनके साथ में नटनी कितनी मलूक है, कितनी सुंदर है, और ये नट भी कितने मलूक हैं, ये कोई राजा तो नहीं, तो इसको शक हो जाएगा। इसलिए ऐसा है, दार और बाटी बनाते हैं, और मेरे लिए दार ज्यादा कर देना और इसके लिए रोटी ज्यादा रख देना, हम दोनों लड़ने लगेंगे। इस तरह की योजना बनाते हैं, और फिर मैं 2 थप्पड़ इस गजमोतनी में दे दूंगा, जिससे इसको शक नहीं होगा, कहेंगे ये तो नट हैं। दोस्तों फूल सिंह पंजाबी को शक था कि इन पर नजर रखी जाए। ठहर गए किले के अंदर।
कहने लगे महाराज हमें कुछ दे तो दो। तो दाल और दोस्तों बाटियां बना ली, क्योंकि रोटी करती तो दिखाई दे जाती कि इतनी सुंदर रोटी तो कोई रानी ही बना सकती है, इसलिए बाटी बना ली गई, अर्थात अंगे बना लिए गए मोटे मोटे, और दोस्तों दाल बना ली गई। अब तो दोस्तों कहने लगे लाओ जिमाओ। अब तो मनसुख कहने लगा पहले मैं जेऊंगा, फिर नल कहने लगा नहीं पहले मैं जेऊंगा। कि चलो कोई बात नहीं, मैं दोनों को परोस देती हूँ। होता क्या है, एक व्यक्ति को दाल ज्यादा कर दी और एक को बिल्कुल थोड़ी की। एक व्यक्ति को 4 अंगे रख दिए, एक के लिए आधा ही रखा। अब तो दोनों आपस में लड़ने लगे, तूने दाल ज्यादा ले ली, वो कहने लगा तूने बाटी ज्यादा ले ली। इस तरह से दोनों लड़ने लगे। वहां लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई से आवाज जा रही है किले में। वहां फूल सिंह पंजाबी आया, रे कहने लगा नटो क्यों लड़ रहे हो, कि क्या करे महाराज ये जानती नहीं है। और ऐसा कहकर के 2 थप्पड़ उसने नटनी बनी हुई गजमोतनी में भी दे दिए। दोस्तों कहने लगे अरे नटो पागल हो गए हो, इसको क्यों पीट रहे हो बेचारी को, क्या हुआ, उससे गलती हो गई होगी, चलो हमारे यहां से ले लो। तो दोस्तों इस प्रकार से फूल सिंह पंजाबी ने उनकी लड़ाई को शांत कराया। और जब लड़ाई को शांत करा दिया तो दोस्तों उन्होंने भोजन करके वहीं ठहर जाते हैं और प्रातः काल फिर से क्या करते हैं, खेल दिखाना शुरू करते हैं। दोस्तों संपूर्ण जेलियों को भी बुला लिया गया कि आज दरबार में नट का खेल हो रहा है तो तुम भी देख लो। दोस्तों रानी मंजा भी एक छत से देख रही थी इस खेल को। उसने पहचान लिया कि ये पुत्र तो मेरा है, लेकिन ये नट क्यों बना हुआ है ये समझ में नहीं आता। दोस्तों आज राजा नल ने बांस गाड़ लिया है, ढोलक बजा रहा है मनसुख, और गीत गा रही है रानी गजमोतनी, और चढ़ के बांस पे कला खा रहा है आज राजा नल। खेल हुआ बहुत गजब का। खेल को देख करके प्रसन्न होता है फूल सिंह पंजाबी और कहने लगता है हमसे मांग लो, क्या मांगोगे, कि महाराज हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए धोती साड़ी दे दो। दोस्तों इस तरह से कहा तो कोई बात नहीं, ठीक है जाओ तो ले जाओ अपनी इनाम। इनाम लेकर के बाहर आ जाते हैं। अब रानी गजमोतनी से कहते हैं कि अब प्लान बताइए, अब क्या करें, कैसा है, अब हमारे बारे में इनको पता तो चल ही गया कि ये नट हैं, तो हम जाते हैं और इसकी जेल को रात में तोड़ करके अपने माँ बाप को छुड़ा लाते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, राजा नल और मनसुख दोनों रात्रि के समय जाते हैं और जाकर के जो पहरेदार थे जेल पर उनको हटा देते हैं, समाप्त कर देते हैं, और उनको हटा करके वहां से महाराज प्रथम और रानी मंजा की कैद को छुड़ा के बाहर ले आते हैं। जब लेकर जाने लगे तो अन्य जेली कहने लगे बस इतनी सी दम है तुम्हारे पुत्र में, तुम्हारी जेल छुड़ा के ले जा रहा है, हमारी जेल क्यों नहीं। दोस्तों कहने लगा राजा नल कि अब मैं सभी की जेल को छुड़ा के ले चलूंगा। दोस्तों उस समय जब देखा कि किसी ने महाराज प्रथम और रानी मंजा की कैद को छुड़ा लिया है तो क्रोधित होकर के फूल सिंह पंजाबी देखता है तो उसे फौजें दिखाई देती हैं मनसुख गुजर और राजा नल की। तो दोस्तों उस स्थान पर मनसुख गुजर और राजा नल को देख करके फूल सिंह पंजाबी घबरा जाता है। महाराज नल ने जब 7 धार का खाना उठा लिया तो फूल सिंह पंजाबी की फौजों में दोस्तों भगदड़ मच गई। फूल सिंह पंजाबी समझ गया कि इससे जीतने वाले नहीं हैं। पैरों में जाकर के अपने दांतों में तिनका लेकर के और हाथों को बांध करके महाराज नल के सामने उपस्थित होता है फूल सिंह पंजाबी। कहता है हमसे गलती हुई, कि गलती नहीं गलता हुआ है, कि तुम्हारी लड़की कहाँ है, आज हम उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों लड़की और पिता दोनों ही हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं
लेकिन दोस्तों क्या करती है लड़की, वो अब हम अगले भाग में बताएंगे। इस प्रकार से अपने माँ बाप की जेल को राजा नल और मंशु गुर्जर छुड़ा लेते हैं। छुड़ा करके फूल सिंह पंजाबी को हरा ही दिया जाता है और क्षमा कर देते हैं फूल सिंह पंजाबी को, और वापस लेकर के नरवरगढ़ में आ जाते हैं। और नरवरगढ़ में जब आ रहे हैं तो रास्ते की कहानी जो कुछ होती है वो पीछे बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ये कंपिलगढ़ की लड़ाई पूर्ण हमने आपको सुना दी है। तो जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।